हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं कैपिटल गेन वाले चैप्टर का। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर हम कभी भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उनका जो है कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र माना जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ आपकी ऐसी असेट्स होती हैं जिनका अगर आप ट्रांसफ़र भी करते हैं तो वो ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं होता। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं ट्रांसफ़र में, यानी अगर आप किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो है ट्रांसफ़र में इंक्लूड किए जाएंगे। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द सेल, एक्सचेंज एंड रिक्लिनिशमेंट ऑफ द एसेट्स। यानी अगर आपने किसी भी एसेट का सेल किया है, उसको एक्सचेंज किया है या रिलिंक्विशमेंट किया है। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है आपने किसी भी एसेट को सरेंडर करा है। जैसे शेयर्स हैं, अगर आपने उनको शेयर्स को सरेंडर करा है तो भी इसको आप कह सकते हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट है। ठीक है। द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरिन, अगर किसी भी तरह का जो राइट था आपका उस एसेट के ऊपर, उसको आपने कैंसिल करवा दिया, एक्सटिंग्विश करा दिया यानी कैंसिल करा दिया है। जैसे आपके जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट हो गए हैं, तो इस तरह के राइट को भी अगर फॉरफिट हुए होंगे तो किसी ना किसी को वो भी ट्रांसफ़र हुए होंगे, तो वो ट्रांसफ़र भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र इंक्लूड किया जाता है। और अगर किसी तरह का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया अंडर द लॉ, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई एक स्पेसिफाइड एरिया को सिलेक्ट करा है अपना एक मॉल बनाने के लिए या फिर किसी अदर पर्पस के लिए, ठीक है, या डैम्स को बनाने के लिए उन्होंने जो है वो एक एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब वहाँ पर जो जो लोग रहते हैं, अब उनको कंपलसरी हो गया है कि जो उनकी एसेट्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो उस केस में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको भी आप ट्रांसफ़र में इंक्लूड करेंगे। कंपलसरी गवर्नमेंट ने एक्वायर करा है ना, उनका तो बेचने का मन ही नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा वहाँ पर उसको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है गवर्नमेंट को, तो उन्होंने ले लिया था। ठीक है। उसके बाद वेयर द एसेट इज़ कन्वर्टेड बाय द ओनर, अगर किसी भी तरह से एसेट जो है ओनर के द्वारा कन्वर्ट की जा रही है स्टॉक इन ट्रेड में। जैसे मान लो कोई एक पर्सन ने जो है शेयर्स में डील करने लगे, यानी स्टॉक एक्सचेंज में उसने जो शेयर्स होते हैं उसमें डील करता है, किसी के लिए सारे के सारे शेयर्स बाय कर लेगा, किसी को वो बेच देगा, किसी से खरीद लेगा। तो इस तरह से जब वो डीलिंग करता है, शेयर में ट्रेडिंग करता है, तो उस केस में अगर कोई भी एसेट का ट्रांसफ़र होता है तो वो भी आपके कैपिटल एसेट के अंदर यानी उसके ट्रांसफ़र में इंक्लूड किया जाता है। ऐसे ही द मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर मैच्योरिटी या रिडम्पशन हो गया है जीरो कूपन बॉन्ड्स का तो उसको भी हम ट्रांसफ़र में जो है इंक्लूड करेंगे। कन्वर्जन ऑफ बिजनेस, अगर किसी भी तरह का जो बिजनेस है वो कन्वर्ट हुआ है लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो भी आप ट्रांसफ़र मानेंगे कि वो बिजनेस जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है लिमिटेड कंपनी के अंदर। ठीक है। फिर है एनी ट्रांसेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ नेचर रेफर टू इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब क्या है कि मान लो कि मेरी कोई भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अब मैंने जो है उसको किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन सिर्फ पार्ट परफॉर्मेंस हुई है, उसने मुझे या तो हाफ पेमेंट ही करी है, ठीक है, या जैसे हायर परचेज सिस्टम होता है ना, थोड़ा सा वैसे ही समझ लो कि इंस्टॉलमेंट में वो बाद में मुझे पे कर सकता है पैसा, तो उसकी सिर्फ पार्ट परफॉर्मेंस ही है। जैसे मान लो अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आप क्या दे देते हैं, उसका बयाना दे देते हैं ना, स्टार्टिंग में जो बयाना देते हो, तो वो एक क्या होगी, पार्ट परफॉर्मेंस होगी कॉन्ट्रैक्ट की। आपने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये प्रॉपर्टी तो मैं ही खरीदूंगा, कर लिया ना। तो ये जो है इस तरह की भी अगर कोई जो है ट्रांसेक्शन्स होती हैं तो इन ट्रांसेक्शन्स में भी क्या होती हैं, इनको भी आप ट्रांसफ़र में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है एनी ट्रांसेक्शन वेदर बाय वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ और एक्वायरिंग शेयर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अ कंपनी एक्सेट्रा विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्या है, किसी भी तरह की ट्रांसफ़र हुई है, जैसे कि आप मान लो किसी कंपनी के मेंबर बन गए, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के आपने जो है शेयर्स परचेज कर लिए, या किसी कंपनी के आपने शेयर्स परचेज कर लिए, या किसी भी तरह से अगर आपने कोई भी चीज़ एक्वायर की है और उसका बेनिफिट आप उठा रहे हैं, तो वो भी आपके जो है ट्रांसफ़र में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद है कुछ ऐसी ट्रांसेक्शन्स होती हैं जिनको आप ट्रांसेक्शन के अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वो तो ट्रांसफ़र में आपने इंक्लूड किया था, लेकिन आप ट्रांसफ़र में इन वाली जो है असेट्स को आप ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि अगर मान लो कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें से किसी एक पर्सन ने जो है पार्टीशन कर लिया,
ठीक है, जो भी पार्टीशन उनके बीच में जो भी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था एसेट का, तो उस एसेट को आप ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे क्योंकि वो पर्सन उस फैमिली का मेंबर था। ठीक है, किसी भी तरह का कैपिटल एसेट आपका ट्रांसफ़र हुआ है गिफ्ट के अंदर या किसी वसीयत के तौर पर या किसी इर्रिवोकेबल ट्रस्ट के तौर पर, तो आपको उस केस में भी ये जो है ट्रांसफ़र इंक्लूड नहीं होगा। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है कि अगर शेयर्स या डिबेंचर्स या फिर आपके जो शेयर वारंट्स होते हैं वो अलॉट किए गए हैं कंपनी के द्वारा, चाहे डायरेक्टली जो है अलॉट किए गए हैं, चाहे इनडायरेक्टली अलॉट किए गए हैं उनके एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ये भी एक तरह से तो गिफ्ट ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये जो एम्प्लॉयज़ को किए गए हैं वो अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर किए गए हैं, इस स्कीम के अंडर किए गए हैं, तो इस ट्रांसफ़र को आप जो है गिफ्ट के अंदर जो है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये जो है ट्रांसफ़र माना जाएगा। ठीक है, वैसे जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो तो ट्रांसफ़र नहीं माने जाते, लेकिन ये वाला ट्रांसफ़र माना जाएगा अगर आपने इस स्कीम के अंदर उनको दिया है तो। ठीक है, अब इसके आगे दो केस होते हैं, एक होते हैं होल्डिंग कंपनी का और एक सब्सिडरी कंपनी का। एक दोनों पॉइंट्स अलग हैं लेकिन मैं एक साथ आपको करा रही हूँ, ढंग से समझ में आ जाएगा। कैपिटल एसेट अगर सब्सिडरी कंपनी की तरफ से या होल्डिंग कंपनी की तरफ से, ये दोनों अगर इंडियन कंपनी है, यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट में पहले ही लिख रखा है कि अगर सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी है और होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है, तो उसमें क्या होगा, जो पेरेंट कंपनी है यानी जो होल्डिंग कंपनी है सब्सिडरी कंपनी के केस में, जो होल्डिंग कंपनी है अगर वो पूरे के पूरे शेयर्स जो हैं कैपिटल होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी को होल्ड करके रखती है और उस टाइम पर वो किसी भी तरह का ट्रांसफ़र करती है एसेट का, होल्डिंग कंपनी ने मान लो सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करी है और होल्डिंग कंपनी के पास उसका पूरा का पूरा शेयर है सब्सिडरी कंपनी का और वो इंडियन कंपनी है, तो ये जो ट्रांसफर होगा ये ट्रांसफर एज ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, और द होल ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इज हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, वही बात है यहाँ पर होल्डिंग कंपनी अगर कोई ट्रांसफर करती है तो भी नहीं माना जाएगा और सब्सिडरी कंपनी से किसी भी तरह का एसेट का ट्रांसफर होता है होल्डिंग कंपनी को, तो वो भी नहीं माना जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, ये जो ट्रांसफर जो है वैसे तो नहीं माना जाता, लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रांसफर हुआ है स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड, यानी स्टॉक में डील करती थी ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी और उस केस में ये ट्रांसफर हुआ है तो वो ट्रांसफर माना जाता है, जैसे अभी हमने उसमें करा था गिफ्ट वाले पॉइंट में, इसी तरह से ये होता है। बाकी अगर किसी भी तरह के एसेट का ट्रांसफर करती हैं तो वो जो है ट्रांसफर में नहीं माना जाएगा। उसके बाद है अगर किसी भी तरह का ट्रांसफर होता है इन अ स्कीम ऑफ अमलगामेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय द अमलगामेटिंग कंपनी टू द अमलगामेटेड कंपनी, अगर किसी अमलगामेटिंग कंपनी ने अमलगामेटेड कंपनी को कुछ ट्रांसफर करा है कैपिटल एसेट, तो वो जो है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद है एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमलगामेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज विद बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सेक्शन ब्रॉट into force by the central government of a capital asset by the banking company to the banking institution। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी तरह का बैंकिंग कंपनीज के बीच में अमलगामेशन हुआ है और वो अमलगामेटिंग कंपनी जो है अमलगामेटेड कंपनी को किसी भी तरह का ट्रांसफ़र करती है किसी भी फोर्स में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्स वगैरह में करती है, तो उस केस में भी जो है ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। फिर है किसी भी तरह का अगर ट्रांसफ़र हुआ है इंडियन कंपनी by a foreign company to another foreign company in the scheme of amalgamation between the two companies, शेयर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है इंडियन कंपनी के जो कि फॉरेन कंपनी कर रही है और किसी दूसरी फॉरेन कंपनी को कर रही है, किसकी स्कीम में, अमलगामेशन की स्कीम में, जो कि दो फॉरेन कंपनीज के बीच में हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तीन यहाँ पर जो है 2 पॉइंट्स गिवन है कि अगर एटलीस्ट 25% ऑफ जो शेयर होल्डिंग है अमलगामेटेड कंपनी की, वही शेयर होल्डर्स जो हैं अमलगामेटेड कंपनी में दोबारा से काम करेंगे। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ अमलगामेटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं शेयर होल्डर्स जो हैं वो 25%, उसका 25% कहाँ काम करेगा, अमलगामेटेड कंपनी में। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो ट्रांसफ़र है डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन इन विच द अमलगामेटिंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। इसका जो ट्रांसफ़र होगा वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, यानी उसका मोटिव नहीं होना चाहिए कि टैक्स से बच जाए। ठीक है, कि आपको टैक्स ना पे करना पड़े तो आपने अमलगामेशन कर लिया, इस तरह से नहीं होगा। सच ट्रांसफर डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन, इस तरह के जो ट्रांसफ़र होंगे तब वो कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो टैक्स वगैरह होते हैं, अगर इसका जो मेन मोटिव था अमलगामेशन का वो ये था कि टैक्स से बच जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो है ट्रांसफ़र माना जाएगा।
ठीक है, अभी तो नहीं माना जाएगा। अगर उनके 25% ऑफ शेयर होल्डर्स दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं तब आपका जो टैक्स है वो नहीं माना जाएगा, यानी कि ये ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र की तरह नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है कि एनी ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल असेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्टियोलॉजिकल और आर्ट कलेक्शन, बुक, ड्राइंग टू द गवर्नमेंट और national art gallery or any such other public museum or institutions as may be notified by the central government in official gazette। अगर जैसे किसी भी तरह का कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि अगर आपकी जो कैपिटल एसेट है वो आपकी बुक है, कोई आपकी ड्राइंग है, या आपका कोई आर्ट है, कोई आपने आर्ट कलेक्शन कर रखा है, और इनका जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो गवर्नमेंट को हो रहा है, या फिर आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हो रहा है, या फिर आपकी नेशनल आर्ट गैलरी को हो रहा है, या किसी पब्लिक म्यूजियम को हो रहा है, या किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन को हो रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड है, ठीक है, उनके ऑफिशियल गैजेट में उनका नेम वगैरह है, सो उस केस में इसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इन कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र नॉर्मली हो जाता है इन सब को छोड़कर, तो उसको ट्रांसफ़र माना जाता है। ठीक है, फिर है एनी ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपने किसी भी तरह का ट्रांसफ़र किया है, आपने जो है डिबेंचर्स को कन्वर्ट कराने के लिए डिबेंचर स्टॉक और या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह से आप कन्वर्ट करा रहे हैं ऑफ अ कंपनी इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी, उसी कंपनी के शेयर और डिबेंचर में, तो इसको आप ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि कोई किसी भी तरह का ट्रांसफ़र हुआ है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट टू एन अनदर नॉन रेजिडेंट, किसी एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया है, वेदर ट्रांसफ़र इज मेड आउटसाइड इंडिया, जहाँ पर अगर ट्रांसफ़र जो है आउटसाइड इंडिया मेड हुआ है तो इसको आप ट्रांसफ़र की तरह इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद है कि अगर किसी भी तरह का ट्रांसफ़र हुआ है लैंड का जो कि सिख इंडस्ट्रियल कंपनी है, जो कि मैनेज की जा रही हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा या वर्कर्स कोऑपरेटिव के द्वारा, तो उस केस में भी आप ट्रांसफ़र नहीं मानोगे। फिर उसके बाद है वेयर अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इज सक्सीडेड बाय अ कंपनी इन विच बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कंसर्न सेल्स एंड अदरवाइज ट्रांसफ़र ऑफ एनी कैपिटल एसेट और एनी इंटेंजिबल एसेट टू द कंपनी। अगर मान लो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, अब उसको जो है कंपनी ने किसी कंपनी ने ले लिया है, सक्सीड कर लिया है, तो उस केस में जो भी बिजनेस कैरिड किया जाएगा और बाद में उनकी जो सेल वगैरह होगी या उनमें कोई भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होगा, तो उस केस में चाहे वो कैपिटल एसेट इंटेंजिबल है या टेंजिबल है, तो उस केस में इसको भी ट्रांसफ़र की तरह इंक्लूड नहीं करेंगे। सो यही बोला है, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर प्रोवाइडेड द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जो भी उनकी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन होंगी उनके हिसाब से वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। उसके बाद है एनी ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट इन डी मर्जर। अगर डी मर्जर में हुआ है, डी मर्ज्ड कंपनी जो है रिजल्टिंग कंपनी को किसी भी तरह का ट्रांसफ़र करती है और वो डी मर्ज्ड कंपनी और जो रिजल्टिंग कंपनी है दोनों इंडियन कंपनी है, तो इसका ट्रांसफ़र भी आप जो है ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं करोगे। उसके बाद है किसी भी तरह का एनी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर्स का ट्रांसफ़र हुआ है और शेयर्स हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ने ले रखे हैं। डीमर्जर कंपनी वही है, फॉरेन कंपनी है, तो डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी अगर दोनों फॉरेन कंपनीज हैं तो इसमें 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे रिजल्टिंग वाले फॉरेन कंपनी में। डीमर्ज्ड वाले फॉरेन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वो कहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी में, तो इस तरह का जो ट्रांसफ़र है वो आपके कैपिटल गेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैपिटल गेन को किस तरह से कंप्यूट किया जाता है। चार यहाँ पर मेथड्स दे रखे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करेंगे। अब जब मैंने आपको पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब आपको पता चलेगा, कुछ टाइम पीरियड्स थे, ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टाइम पीरियड्स थे। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन असेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज पर WDV मेथड। अगर WDV मेथड से हो रहा है एसेट का जो डेप्रिसिएशन WDV मेथड से लग रहा है तब कैसे कंप्यूटेशन करोगे, और SLM मेथड से लग रहा है तो कब कैसे जो है आपका कंप्यूटेशन होगा कैपिटल गेन का। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी तरह का फॉर्मूला आ जाए, आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट कर रहे हैं तो उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी यहाँ पर आपको मैं बोल सकती हूँ नॉर्मल सी भाषा में कि सेल वैल्यू क्या है वो लिख दो, उसमें माइनस करो सेलिंग एक्सपेंसेस। जैसे आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी को सेल करा है तो उसके प्रॉपर्टी को सेल करने पर जो भी खर्चा हुआ होगा वो माइनस कर देंगे और आपका नेट कंसिडरेशन निकल जाएगा। ठीक है, नेट कंसिडरेशन निकल कर आ गया, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है
कि जैसे आपने जो एसेट जब एक्वायर की थी, मान लो आपने एक हाउस जो है 2002 में ख़रीदा था 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन आज वो हाउस आपने उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करी होगी, तो आज उस हाउस की वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में वो चेकआउट करेंगे कि आपने जो भी इम्प्रूवमेंट किया, मान लो आपने उसके ऊपर एक और जो है शिफ्ट बनाया है, आपने कुछ और जो है खर्चा वगैरह किया है, डेंटिंग पेंटिंग का कुछ खर्चा वगैरह किया है, तो उस केस में जो भी आपने खर्चे किए होंगे वो आपके कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आ जाएंगे, आपने वो माइनस कर लेने हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपके पास सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको गिवन होता है तो वो डिडक्शन की तरह यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैसे होता है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आगे इंडेक्स लगा देना है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के आगे भी इंडेक्स लगा देना है, बाकी सब सेम है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकल कर आता है, और यहाँ पर जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग द प्रोविजन रिलेटेड टू द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल नॉट बी अप्लाई। ये जो है यहाँ पर अगर इंडेक्स्ड वाले आपको नहीं लेने होंगे इन केसेस में, जो केसेस मैं भी बताऊंगी, इसमें आप क्या लोगे, नॉर्मल जो आप उसमें लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर वो जो कॉस्ट इंडेक्स्ड की बात है वो अराइज नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी एसेट है जिनका ट्रांसफ़र करने से आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बीइंग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, अगर आपने किसी भी तरह के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिए हैं, हाउएवर द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल बी अवेलेबल ऑन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने इशू करे हैं तो आपको इंडेक्सेशन निकालना होगा, और सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं तो आपको जो है यहाँ पर इंडेक्सेशन निकालना होगा। लेकिन अगर जो सिंपल बेनिफिट आपको मिल जाते हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के लिए तो वो आपको यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सिंपल नॉर्मल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के लिए नहीं मिलेगा। किन किन के लिए मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ने इशू किए हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर लाई कर रहे हैं। बीइंग एन इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ एन ओरिएंटेड फंड और अ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन सब के लिए आपको इंडेक्सेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी आपकी एक्विजिशन की कॉस्ट है, मैंने बोला था कि आपने 2002 में 1 लाख रुपए का खरीदा था, उसमें से मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड, यानी जो भी आपका करंट ईयर आपने जिस भी ईयर में एसेट को बेचा, मान लो आपने 2012 में एसेट को बेचा, उसका जो है इंडेक्स लगाओगे, वो मल्टीप्लाई करोगे। इसकी एक टेबल होती है, वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर है। सो वहाँ से उस टेबल से आपने जो है अमाउंट ले लेना है, और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द ईयर इन विच एसेट वॉज एक्वायर्ड, उस कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन का जहाँ पर जिस दिन आपने एसेट एक्वायर की थी, यानी 2002 का यहाँ पे लेंगे, और 2012 का कॉस्ट ऑफ जो इन्फ्लेशन है यानी जो इंडेक्स है वो यहाँ पर लोगे, 2012 का मल्टीप्लाई करोगे, और जो 2002 का था वो आप डिवाइड करोगे। ठीक है, इसी तरह से आप इम्प्रूवमेंट का निकालेंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो भी वैल्यू होगी उसमें से आप जो भी है इम्प्रूवमेंट की वैल्यू, मान लो 50,000 रुपीज़ है, आपने 2003 में करी थी। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट 2003 की यहाँ पर लोगे, और एसेट जो है वो सेल कितने की किस में करी थी, अभी ऊपर वाले में 2012 में, तो 2012 का यहाँ पर लोगे, और 2002 का ही यहाँ 2003 का ही यहाँ पर नीचे ले लोगे, जो भी आपने इम्प्रूवमेंट उस टाइम पर करी थी। क्या बोला है मैंने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है। ठीक है, एक्विजिशन, आपके पास 1 लाख रुपए की एसेट की वैल्यू थी 2002 में, और उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन मान लो, मैं अभी सिर्फ मान के चल रही हूँ। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, इसको ना 2001 ले लेते हैं। ठीक है, 1 में ही एक्वायर किया तो 1 का ले लेंगे, तो हमारे पास 100 आ जाएगा, तो नीचे आपने 100 लिख लेना है। और एसेट को आपने मान लो सोल्ड किया है 2020 to 21 के केस में, तो वो मान लो अगर 301 है, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर ध्यान रखो कि करंट ईयर वाला करना है मल्टीप्लाई, और डिवाइड वो वाला करना है जब आपने एसेट को एक्वायर किया है। ठीक है, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, 50,000 की इम्प्रूवमेंट आपने और कराई है। ठीक है,
करंट ईयर वाला लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, और जिस टाइम आपने इम्प्रूवमेंट कराई है उस टाइम का लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से करना है। तो आज मैं जो है आपको सिर्फ 2 ही मेथड करा रही हूँ। इन दोनों मेथड के जो फॉर्मूलेस वगैरह हैं या जो इंडेक्सेशन वगैरह है आपने लर्न करना है, समझना है ढंग से, तब आपको आगे का मैं कराऊंगी। ठीक है, बाय बाय।